नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में 50% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया। वर्ष 2019 में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की दर में वृद्धि दिखाई दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा इस अंक में नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों से विद्युत विकार्बनीकरण दायित्वों तक की बातचीत होगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के मामलों में से 24% में पुनर्प्राप्ति की गई। और अब खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में 50% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में भारत का हिस्सा 11% है, जो विश्व में सर्वाधिक है। आपको बता दें कि भारत में विश्व के कुल वाहनों का मात्र 1% है। आइए इसके प्रमुख कारणों की बात करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण है अनियंत्रित गति से वाहन चालन, नशे में वाहन चलाना, सड़कों की निम्न स्तरीय अवस्था, वाहनों में अपर्याप्त। मंत्रालय का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के 4E के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण द्वारा सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं को कम करना है। इसमें पहला E इंजीनियरिंग को दर्शाता है। इसमें सड़क और ऑटो इंजीनियरिंग शामिल है। इसमें सड़कों की डिजाइन से संबद्ध कई घटकों और दुर्घटना जोखिमों के बीच संबंधों की पहचान करना और सड़क निर्माण की सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दूसरा E है अर्थव्यवस्था। इसके तहत वर्ष 2020 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को आगामी दशक में सड़क सुरक्षा के लिए अनुमानित अतिरिक्त $100 बिलियन का निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं की संख्या आधी की जा सके। इसी तरह के निवेश से वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% के समान आर्थिक लाभ होगा। तीसरा E है प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट। सामान्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए सड़क संबंधी नियम लागू करना। और चौथा E है एजुकेशन यानी शिक्षा। इसमें उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन करना शामिल है। इससे पहले ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 30 वर्ष 2030 तक सड़क यातायात से संबद्ध मृत्युओं और चोटों के मामलों में कम से कम 50% तक कमी करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। इस प्लान को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अगस्त 2020 में अपनाया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति विभिन्न नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार करती है, जैसे जागरूकता को बढ़ावा देना, सड़क सुरक्षा से संबंधित सूचना डेटाबेस स्थापित करना, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना और सुरक्षा कानूनों को लागू करना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति यानी गुड समैरिटन के उत्पीड़न को रोकने के लिए गुड समैरिटन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुड समैरिटन वो व्यक्ति होते हैं जो संकट के समय मदद करते हैं। जनवरी 2021 में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। अगली खबर जनसांख्यिकी से संबंधित है। वर्ष 2019 में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की दर में वृद्धि दिखाई दी है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके द्वारा वार्षिक नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी नागरिक पंजीकरण प्रणाली महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि जन्म, मृत्यु और मृत्यु तथा प्रसव, इन सब का रिकॉर्ड रखती है और उनकी विशेषताओं की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग की एकीकृत प्रक्रिया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण उनके संपन्न होने के 21 दिनों के भीतर उनके संपन्न होने वाले स्थान पर ही किया जाता है। आइए अब आपको इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं के बारे में बताते हैं। जन्म पंजीकरण का स्तर वर्ष 2018 के 87.8% से बढ़कर वर्ष 2019 में 92.7% है और मृत्यु पंजीकरण का स्तर वर्ष 2018 के 84.6% से बढ़कर वर्ष 2019 में 92% हो गया है। 14 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों ने जन्म पंजीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है, जबकि 19 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों ने मृत्यु के मामलों में समान स्तर प्राप्त कर लिया है। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पर ये 1024 है। इसके बाद नागालैंड का है, जहाँ ये 1001 है और मिजोरम में लिंगानुपात 975 दर्ज किया गया है। जन्म के समय
समय सबसे कम लिंगानुपात गुजरात में दर्ज किया गया है। यहाँ पर ये 901 है, यानी कुल जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में 901 लड़कियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात के मामले में गुजरात के बाद असम का स्थान आता है। यहाँ ये 903 है। मध्य प्रदेश में 905 और जम्मू एवं कश्मीर में 909 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का काफी महत्व है। इस पर अभिलेखित होने पर नागरिकों को उनकी विधिक पहचान और सामाजिक अधिकारों तक पहुंच प्राप्त होती है। इसके डेटा का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान के लिए और लिंगानुपात, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर के अध्ययन में किया जाता है। साथ ही मृत्यु के कारणों के अध्ययन में भी ये उपयोगी है। ये सामाजिक आर्थिक नियोजन में मदद करता है। ये सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया। केंद्र ने टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए सांविधिक तंत्र प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है। भारत में टेलीविजन मीडिया केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1955 द्वारा शासित है। वर्तमान में नियमों के तहत कार्यक्रम या विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के रूप में एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध है, लेकिन उसे कोई सांविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निर्मित किए गए नए सोशल मीडिया नियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण ढांचे के अनुरूप 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसमें पहला स्तर है प्रसारकों द्वारा स्वविनियमन, यानी प्रसारकों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा और शिकायतों के निवारण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वहीं स्तर 2 पर प्रसारकों के स्वविनियमन निकायों द्वारा स्वविनियमन, ये नियम एक अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करने तथा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 40 प्रसारकों द्वारा गठित स्वतंत्र निकायों की स्थापना करते हैं। वहीं स्तर 3 पर केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र गठित किया जाएगा। केंद्र सरकार कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति का गठन करेगी। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों से विद्युत विकार्बनीकरण दायित्वों तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए आरपीओज की अवधारणा आरंभ की थी। आरपीओज यानी रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन। आरपीओ ये अनिवार्य करता है कि सभी विद्युत वितरण लाइसेंस धारकों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से एक निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन करना होगा। ये भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्यों के लिए न्यूनतम आरपीओ तय करते हैं। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक समान परिस्थितियां प्रदान करना है, जो 21वीं सदी के प्रथम दशक में अधिक महंगी थी। हालांकि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की लागत अब पारंपरिक कोयला ताप विद्युत की लागत की तुलना में काफी कम है। कई विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स ने नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के अपने हिस्से में वृद्धि की है और राज्यों ने भी अपने आरपीओ की निर्धारित सीमा को पार कर लिया है। इनमें आंध्र प्रदेश और गुजरात अग्रणी हैं। विद्युत क्षेत्र के विकार्बनीकरण को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए पीडीओ की मांग की जा रही है। पीडीओ कोयला आधारित विद्युत की खरीद में कमी लाएगा और डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद में वृद्धि के लिए एक प्रगतिशील सीमा निर्धारित करेगा। इसके तहत नए कोयला संयंत्रों की स्थापना को सीमित करने और पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने की व्यापक योजना बनाई जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अन्य ऊर्जा विकल्पों के अंगीकरण और उनमें दक्षता लाने में सहायता करने के लिए 2 मिशन रोशनी और उन्नति आरंभ किए हैं। रोशनी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में गतिविधियों की परिकल्पना करती है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में CO2 उत्सर्जन में 550 मिलियन टन से अधिक की कमी करना है। उन्नति अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं के साथ ऊर्जा की तीव्रता को कम करने के लिए एक कार्यशील दस्तावेज है। अगली खबर रिजर्व बैंक से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों में से 24% में पुनर्प्राप्ति की गई। केंद्र ने दिवालिया कंपनियों से जुड़े मामलों को हल करने के लिए वर्ष 2016 में आईबीसी लागू किया था। ये दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। आईबीसी का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले अशोध्य ऋणों की समस्याओं का निवारण करना था। आईबीसी से संबद्ध मुद्दे हैं अत्यल्प पुनर्प्राप्ति। वर्ष
2017 के बाद से 363 से अधिक प्रमुख प्रस्तावों में बैंकों ने पिछले 4 वर्षों में औसतन 80% हेयर कट लिया है। हेयर कट एक उधारकर्ता से वास्तविक बकाया राशि और उसके द्वारा बैंक के साथ निपटान की गई राशि के बीच का अंतर है। इसके विपरीत ऋण वसूली अधिकरणों जैसे पुनर्प्राप्ति के अन्य विकल्पों के माध्यम से पुनर्प्राप्ति की दर मात्र 4%, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफासी अधिनियम से 26% और लोक अदालतों से 6% दर्ज की गई है। वहीं दीर्घावधि से लंबित मामलों में वर्ष 2017 से लगभग 4300 मामलों को आईबीसी के तहत समाधान के लिए स्वीकार किया गया है। इनमें से 8% का समाधान हुआ है और 30% परिसमापन या परिशोधन के लिए स्वीकृत हुए हैं, जबकि 40% समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 12% मामले अपील या समीक्षा या निपटान के आधार पर समाप्त हो चुके हैं तथा 10% मामले वापस लिए जाने के कारण समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा दिवाला अक्षमता संहिता से जुड़े अन्य मुद्दे हैं। समाधान प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब। दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ में 180 से 270 दिनों के भीतर पूर्ण होना निर्धारित किया गया था, लेकिन अब ये 330 दिनों की विस्तारित समय सीमा से भी अधिक समय में पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सरकार ने भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि शरण एटलस जारी किया। इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये एटलस वर्ष 2018-19 की समयावधि के लिए राज्यवार अपरदित भूमि का क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ये वर्ष 2003-4 से वर्ष 2018-19 तक 15 वर्षों की अवधि के दौरान हुए परिवर्तन का विश्लेषण भी प्रदान करता है। इस एटलस का महत्व ये है कि ये एक पहले से तैयार संदर्भ डेटा प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण आधारभूत और अस्थायी डेटा तथा तकनीकी इनपुट प्रदान करके भूमि पुनर्स्थापन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए राष्ट्रीय कार्य योजना को मजबूत करने में सहायक है। टार्डीग्रेड्स। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक जमे हुए जीव टार्डीग्रेड को पुनर्जीवित किया है, जिसे उन्होंने अंटार्कटिका में खोजा था। टार्डीग्रेड, जिन्हें आमतौर पर वाटर बियर या मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, ये सामान्य तौर पर पूर्ण विकसित होने पर लगभग 0.5 मिलीमीटर यानी 0.02 इंच तक लंबे होते हैं। टार्डीग्रेड्स बहुत कठोर जीव होते हैं और पृथ्वी पर पर्वत शिखर से लेकर गहरे समुद्र तक पाए जाते हैं। टार्डीग्रेड्स 5 सामूहिक विलोपन की घटनाओं के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इन छोटे जीवों की उच्च दबाव और वातावरण में जीवित रहने की क्षमता उन्हें अत्यधिक उपयोगी शोधपरक जीव बनाती है। युवा जनरेशन अनलिमिटेड, संक्षिप्त में जेनू, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा आरंभ किया गया एक मिशन है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन युवाओं के लिए आकांक्षी आर्थिक अवसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उत्पादक जीवन और कार्य के भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने के लिए 200 मिलियन युवाओं को सुविधा प्रदान करना और चेंज मेकर्स के रूप में 300 मिलियन युवाओं के साथ साझेदारी करना और उनके नेतृत्व विकास के प्रयास करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार के इच्छुक युवाओं से जुड़ने के लिए युवा को आवश्यक एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीका अवश्य लगवाइए। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।